यहाँ हम लोग देखेंगे इतिहास के 1 लीनियर वाले प्रश्नों को। और यह जो प्रश्न है वह आने वाले एग्जामों के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वह कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। दूसरा प्रश्न है कि महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण कहाँ मिलता है। तो महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण जो है वह भगवती सूत्र में मिलता है। आगे है कि जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। आगे देखेंगे कि बुद्ध के द्वारा गृह त्याग को क्या कहा गया। तो बुद्ध के द्वारा गृह त्याग को महाभिनिषिकर्मण कहा गया। आगे है कि बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे उनका नाम था अलार कलाम। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश, जो सारनाथ में उपदेश दिए थे, वह उपदेश क्या कहलाया। जो बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेश था, जो पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। आगे है कि बुद्ध के उपदेश की भाषा क्या थी। तो बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया था वह पाली भाषा में दिया गया था। आगे है कि बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश श्रावस्ती कौशल में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया। तो बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। आगे है कि बुद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले प्रथम महिला कौन थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी, यानी गौतम बुद्ध की मौसी। आगे देखेंगे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में आ जाएंगे बुद्ध, धम्म और संघ। आगे देखेंगे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। आगे है कि जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। आगे है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। आगे है कि इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी में समाप्त करने वाला शासक कौन था। इस्लाम जगत में खलीफा पद को समाप्त करने वाला मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। 1924 में इन्होंने इस पद को समाप्त कर दिया। आगे देखेंगे कि हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। हिजरी संवत का आरंभ कब से हुआ था। तो 622 ईस्वी में हुआ था हिजरी संवत का आरंभ। आगे देखेंगे कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। कब चढ़ाया गया था ईसा मसीह को सूली पर। 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। अगला है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। आगे देखेंगे पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। अगला है कि सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा गया। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ उसको हाइडेस्पीज का युद्ध कहा गया। हाइडेस्पीज का युद्ध। आगे देखेंगे कि सिकंदर ने भारत विजय अभियान शुरू किया। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया। तो 326 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत पर विजय करने के लिए अभियान को शुरू किया था। आगे देखेंगे कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के शिक्षा किनसे लिए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म के शिक्षा लिए थे। आगे देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था। तो सरवन बेलगोला में इनका मृत्यु हुआ था। सरवन बेलगोला जो है वह कर्नाटक में स्थित है। आगे देखेंगे कि बिंदुसार को कहा जाता है। बिंदुसार को क्या कहा जाता है। बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है। आगे देखेंगे कि भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया गया था।
भारत में शिलालेख का प्रचलन कब शुरू किया गया था? तो शिलालेख का प्रचलन जो था वह अशोक के समय से ही प्रारंभ कर दिया गया था। आगे देखेंगे कि कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो यह रानी का अभिलेख कहा जाता है, कौशाम्बी अभिलेख को। आगे है कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन है? अशोक का सबसे लंबा अभिलेख जो है वह 7वां अभिलेख है। अगला है कि अशोक का नाम अशोक मिलता है, यह कहाँ मिलता है? अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक का नाम जो अशोक है वह मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में इनका नाम अशोक मिलता है। आगे है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक जो था वह घनानंद था। आगे है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। अशोक ने जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी वह किनसे लिए थे? तो उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म के शिक्षा लिए थे। आगे देखेंगे सांची का स्तूप बनवाया था। किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। आगे है कि अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। यह धम्म कब स्वीकार किया गया? तो कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में यह धम्म स्वीकार किया गया। आगे है कि श्रीनगर का संस्थापक कौन था? श्रीनगर का संस्थापक अशोक थे। आगे है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक जो था वह बृहद्रथ था। आगे शुंग वंश के संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश के जो संस्थापक था वह पुष्यमित्र शुंग था। आगे देखेंगे भरहुत स्तूप को बनवाया था। भरहुत स्तूप को किसने बनवाया था? तो यह पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्तूप बनाया गया था जो भरहुत में था। आगे है कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किया गया था। यह किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन जो था वह सतवाहनों के द्वारा किया गया था। सतवाहन शासकों के द्वारा सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए गए थे। आगे देखेंगे कि सतवाहनों की प्रमुख स्थापत्य कृतियाँ क्या है। सतवाहनों के प्रमुख स्थापत्य कृतियाँ जो है वह कार्ले का चैत्य, अमरावती कला का विकास। आगे है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो यह जो सिक्का था वह यूनानियों के द्वारा जारी किया गया था। आगे देखेंगे कि कनिष्क का राज कवि कौन था? कनिष्क का राज कवि था अश्वघोष। अगला है कि कनिष्क के राजवैद चरक के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? तो चरक के द्वारा लिखा गया पुस्तक के नाम है चरक संहिता। आगे है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला देखेंगे कि कला की गंधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कब हुआ था? तो कला का गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास जो है वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आगे देखेंगे कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त जो थे वह गुप्त वंश के संस्थापक थे। आगे है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन जो थे वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। आगे है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो भारत आने वाला चीनी यात्री जो था वह फहियान था। आगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त था। आगे देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। आगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी आयुर्वेदाचार्य कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी आयुर्वेदाचार्य जो थे उनका नाम धन्वंतरी था। आगे देखेंगे गुप्त काल में विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक जो बाइबिल के बाद विश्व का दूसरा स्थान रखता है उस पुस्तक का क्या नाम है? तो वह जो पुस्तक था उसका नाम पंचतंत्र था और पंचतंत्र जो पुस्तक है वह संस्कृत में लिखा गया है। आगे देखेंगे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सर्वप्रथम किसने बताया था? तो पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है, सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा यह बताया गया था और यह जो था यह गुप्त काल में बताया गया था।
आगे देखेंगे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। आगे है कि मंदिर निर्माण एवं दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था। मंदिर निर्माण और दशमलव प्रणाली का जन्म जो है वह गुप्त काल में हुआ था। आगे देखेंगे कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ था। अगला है कि बुद्ध की गृह त्याग, जिसको हम लोग महाभिनिष्क्रिमण कहते हैं, का प्रतीक क्या होता है? बुद्ध के गृह त्याग को प्रतीक घोड़ा को माना गया है। आगे देखेंगे कि हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि बाणभट्ट, हर्ष चरित्र के जो लेखक थे वो थे। आगे है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत जो था वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आगे है कि 10 कुमार चरित्र के लेखक डंडी दरबारी कवि थे। 10 कुमार चरित्र जो लिखे थे उनका नाम था डांडी। वह किसके दरबारी कवि थे? तो डांडी जो थे वह नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी कवि थे। आगे देखेंगे कांची के कैलाश मंदिर, जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा गया है, उसका निर्माण किसने करवाया था? राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वह नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। आगे है कि महाबलीपुरम के 81 रथों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के 81 रथों का निर्माण जो है वह नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे वह पाल वंशीय शासक थे। आगे देखेंगे एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करता कृष्ण प्रथम किस वंश के राजा थे? एलोरा के प्रसिद्ध निर्माणकर्ता जो कैलाश मंदिर है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है उसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी जो था वह कांची में था। आगे है कि एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिर का निर्माण हुआ है। एलोरा और एलिफेंटा जो है वह महाराष्ट्र में है। यहाँ गुहा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो यह राष्ट्रकूट के समय इस मंदिर का निर्माण किया गया था। आगे है कि मिक्ताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? इस ग्रंथ के रचनाकार को विज्ञानेश्वर बोला गया है। आगे है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है वह पुलकेशिन द्वितीय से है। आगे देखेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह धर्मपाल के द्वारा किया गया। धर्मपाल जो थे वह पाल वंशीय शासक थे। आगे देखेंगे कि पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन थे? तो पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्र बदाई को जाना जाता है। आगे है कि भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया। यह आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो था वह महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में किया था। आगे देखेंगे कि माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया था। यह मंदिर किसने बनवाया था? तो भीम प्रथम के सामंत बिमल ने यह मंदिर का निर्माण करवाया था माउंट आबू पर्वत पर, जो राजस्थान में स्थित है उस पे। आगे पढ़ेंगे कि अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था? अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण जो है वह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। अगला है कि अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी, ये क्या थे? अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी, फारूकी जो थे यह महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। आगे देखेंगे कि गुलाम वंश के स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? तो गुलाम वंश की स्थापना जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। आगे है कि कुतुब मीनार की नींव डाली गई थी। कुतुब मीनार की नींव डाली गई थी तो इसका नींव जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाला गया था। आगे है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था?
नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी था। आगे हम लोग देखेंगे कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था। इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूरा करवाया गया कुतुब मीनार को, और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका नींव डाला गया। अगला है कि टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था। टोपी सी करके अपना जीवन निर्वाह करने वाला शासक था नसीरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न है कि लौह एवं रक्त के नीति का पालन किसने किया था। लौह एवं नीति के रक्त का पालन जो था वह बलबन के द्वारा किया गया था। अगला है कि अमीर खुसरो के दरबारी कवि कौन था। और भी अमीर खुसरो के दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी एवं बलबन। अमीर खुसरो जो थे वह दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के और बलबन के। आगे देखेंगे कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसके द्वारा चलाया गया था। घोड़ा दागने और हुलिया लिखने की प्रथा जो था वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। आगे है कि तूतीय हिंद के नाम से किसको जाना जाता है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे पीतल एवं तांबा का सिक्का किसने चलवाया था। पीतल और तांबा का सिक्का जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया। आगे है कि 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किसने किया। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना जो है वह हरिहर एवं बुका के द्वारा किया गया। आगे देखेंगे कि पागल या फिर सनकी सुल्तान किसको कहा जाता था। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था पागल या फिर सनकी सुल्तान। आगे देखेंगे कि विजयनगर की राजधानी कहाँ थी। विजयनगर की राजधानी जो थी वह हम्पी में थी। आगे है कि लोदी वंश के संस्थापक कौन था। बहलोल लोदी को लोदी वंश के संस्थापक जाना जाता है। आगे देखेंगे कि आंध्र भोज कहा जाता है। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहा गया है। आगे है कि 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने किया था। तो राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किया गया था। आगे देखेंगे कि मुगल वंश के संस्थापक कौन था। बाबर को मुगल वंश के संस्थापक जाना जाता है। आगे है कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया था। तो यह गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किया गया। आगे है कि तेनालीराम दरबारी थे, यह किसके दरबार में रहते थे। तो यह कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे तेनालीराम। आगे है कि लाख बख्श किसको कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। आगे है कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया गया। आगे देखेंगे बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी जो थी वह गुलबर्गा में थी। अगला है कि आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में की गई थी। आगरा नगर की स्थापना किसने किया था। तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना किए थे। आगे देखेंगे कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वह अमीर खुसरो के गुरु थे। आगे है कि खजुराहो मंदिर बना है। खजुराहो मंदिर किस शैली में बना है। तो खजुराहो मंदिर जो है वह नागर शैली में बना है। आगे देखेंगे कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। यह किसके द्वारा पढ़ा गया था। तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। आगे है कि विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था। तो यह 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत। आगे है राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। तो यह शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग। आगे देखेंगे कि एकता सेना का गठन कब किया गया था। इल्तुतमिश ने किया था एकता सेना का गठन। आगे है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। आगे है कि होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी। तो द्वार समुद्र में होयसल वंश की राजधानी थी। आगे है कि अकबर की माँ का नाम क्या था। अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो। आगे देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया गया। आगे देखेंगे कि तुगलकनामा के लेखक कौन है, तो अमीर खुसरो जो थे वह तुगलकनामा के लेखक थे। आगे कि सैयद वंश के संस्थापक कौन था, तो खिज्र खां जो था वह सैयद वंश के संस्थापक था। अगला है कि दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था, तो दिल्ली का पहला मुसलमान शासक जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे है कि मंदिर निर्माण कला में विज्ञान शैली का प्रचलन कब हुआ। मंदिर निर्माण कला में विज्ञान शैली का प्रचलन जो है वह चोल वंश के शासन से हुआ। आगे देखेंगे कि हुनों का प्रथम शासक कौन था, तो तोरमान जो था वह हुनों का प्रथम शासक था। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है। तो कलिंग युद्ध के बारे में अशोक के 13वें जो अभिलेख है उससे पता चलता है। आगे है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। शेर शाह के बचपन के नाम था फरीद खां। आगे है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेर शाह के मकबरा जो है वह सासाराम में स्थित है। आगे देखेंगे कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, तो तानसेन जो थे वह अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। आगे मनसबदारी प्रथा कब लागू की गई थी, तो अकबर ने लागू किया था मनसबदारी प्रथा को। आगे है कि मुग़लों की राजकीय भाषा क्या थी, तो फारसी जो था वह मुग़लों की राजकीय भाषा थी। आगे है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल जो है वह अकबर के काल को कहा गया है। आगे है कि अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसको दिया था, तो अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी। आगे है कि अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसको दिया था, तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दिए थे। आगे है कि बैजू बावरा, अबू फजल, फैजी, शेख सलीम चिश्ती, मुल्ला दो प्याजा, ये सब कौन थे। बैजू बावरा, अबुल फजल, फैजी, शेख सलीम चिश्ती, मुल्ला दो प्याजा, ये जो थे अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। आगे कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था। अर्जुन देव जो थे वो सिखों के 9वें गुरु थे। आगे देखेंगे कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा गया है, तो जहांगीर के समय जो काल था उस काल को स्वर्ण कला के चित्रकला के स्वर्ण काल कहा गया है। आगे कि जहांगीर के मकबरा का निर्माण करवाया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण जो है वह नूरजहां के द्वारा किया गया था। आगे है कि कैप्टन हॉकिंस ने और सर टॉमस रो आए थे। सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस ये जो दोनों थे जहांगीर के दरबार में आए थे। आगे है कि ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार कौन था। ताजमहल के निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। आगे है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी। औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। अगला है कि 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश किसने दिया था। औरंगजेब ने 1699 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। आगे है कि अन्ना सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था। अन्ना जो सिक्का था वह शाहजहां के द्वारा शुरू किया गया था। आगे देखेंगे कि अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया था। यह धर्म कब शुरू किया गया था, तो 1582 ईस्वी में यह धर्म को शुरू किया गया। आगे देखेंगे कि शाहजहां के बचपन के नाम क्या था, तो खुर्रम जो था वह शाहजहां के बचपन का नाम था। आगे कि जहांगीर को कहाँ दफनाया गया, तो जहांगीर को शाहदरा लाहौर में दफनाया गया।
आगे कि ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किसने किया था? तो उस्ताद ईसा के द्वारा ताजमहल के मकबरे की योजना तैयार किया गया था। आगे देखेंगे कि अकबर के जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अकबर के जन्म जो है वह अमरकोट में हुआ था। अमरकोट अब पाकिस्तान में है। आगे देखेंगे कि नई दिल्ली स्थित लाल किला में मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो औरंगजेब के द्वारा किया गया। आगे देखेंगे कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी जो थे वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। आगे कि शिवाजी के गुरु कौन थे? तो कोंडदेव जो थे वह शिवाजी के गुरु थे। आगे है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। यह प्रभाव जो है गुरु रामदास के द्वारा पड़ा था। आगे है कि पुरंदर के संधि 1665 में हुई थी। किसके बीच हुआ था पुरंदर के संधि? तो महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुआ था एक संधि, जिसको हम लोग पुरंदर के संधि के नाम से जानते हैं। यह संधि 1665 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। आगे है कि शिवाजी के काल में चौथ और सरदेशमुखी क्या था? शिवाजी के काल में चौथ और सरदेशमुखी जो था वह अलग अलग प्रकार के कर था। आगे कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसको माना गया है? तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना गया है। आगे देखेंगे बीरबल का मूल नाम क्या था? बीरबल का मूल नाम जो था वह महेश दास था। आगे है कि लंपट मूर्ख किसको कहा गया है? लंपट मूर्ख जो है वह जहांदार शाह को कहा गया है। आगे है कि मुगल वंश का घृणित कायर किसको कहा गया है? मुगल वंश के घृणित कायर फरखुरशियर को कहा गया है। आगे है कि रंगीला बादशाह किसको कहा गया है? रंगीला बादशाह जो है वह मोहम्मद शाह को कहा गया है। आगे है कि मुगल काल में शासक निर्माता कहलाते थे। मुगल काल में जो शासक थे वह निर्माता कहलाते थे मुगल काल के। तो सैयद बंधु में कौन कौन थे? तो सैयद बंधु में थे हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। ये दोनों जो थे मुगल काल में शासक निर्माता कहलाए। आगे देखेंगे कि ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो इस सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो शासक था वह था मोहम्मद शाह। आगे कि अंतिम मुगल शासक का नाम बताइए। अंतिम मुगल शासक का नाम है बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंतिम मुगल शासक का नाम है बहादुर शाह जफर द्वितीय। आगे देखेंगे भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा जो थे वो भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए थे। आगे है कि 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन करके कौन आया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा जो था वह 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन करके आया था। आगे देखेंगे पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली थी? पुर्तगालियों में अपनी पहली कोठी जो थी वह कोचीन में खोली थी। आगे कि अंग्रेज़ों ने प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1608 में कहाँ खोली थी? तो अंग्रेज़ों के द्वारा सूरत में और पुर्तगालियों के द्वारा जो खोला गया था वह कोचीन में था। आगे कि भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले जो था वह भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। आगे कि भारत आने वाला यूरोपियों का सही क्रम क्या है? भारत आने वाले यूरोपियों का सही क्रम में हम लोग देखेंगे सबसे पहले भारत में आया पुर्तगाली, फिर उसके बाद आया डच, और डच के बाद आया अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद आया फ्रांसीसी। इसका क्रम आगे देखेंगे कि मगध साम्राज्य के राजवंश का सही क्रम को बताना है। मगध वंश साम्राज्य का जो राजवंश था उसका सही क्रम में हम लोग देखेंगे तो मगध वंश के सबसे पहले हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का साम्राज्य रहा,
और फिर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का साम्राज्य रहा मगध पर, और फिर मगध के साम्राज्य के रूप में मौर्य वंश को जाने जाने लगा। मौर्य वंश के बाद आए शुंग वंश, शुंग वंश के बाद आए कण्व वंश। यह सही क्रम है मगध साम्राज्य का। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। आगे देखेंगे कि सल्तनत काल के वंश का सही क्रम को बताना है। यहाँ पे देखना है सल्तनत काल के सही वंश में देखेंगे सबसे पहले हम लोग जानते हैं गुलाम वंश। सल्तनत काल के वंश में देखेंगे सबसे पहले गुलाम वंश, फिर देखेंगे खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। आगे है मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों का सही क्रम क्या होगा। तो मुगल शासकों के प्रमुख शासकों का सही क्रम में देखेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यह था मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आगे देखेंगे कि बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजी सेना के सेनापति कौन था इस लड़ाई में। तो सर हेक्टर मुनरो जो था वो अंग्रेज़ों के सेनापति था बक्सर की लड़ाई में 1764 में। आगे देखेंगे पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था। तो पुर्तगालियों के द्वारा 1510 में गोवा पर कब्जा किया गया। आगे कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ कब किया गया था। किसने किया था गुरुमुखी लिपि का आरंभ। तो गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया। आगे है कि आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो आदि ग्रंथ के जो रचना किए थे उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। आगे देखेंगे 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया। आगे है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। आगे है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको माना जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। आगे 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की गई थी। किसके द्वारा यह पद्धति लागू किया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह पद्धति लागू किया गया 1893 में। आगे कि सहायक संधि की पद्धति शुरू कब किया गया था। तो यह लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की पद्धति शुरू किया गया था। आगे देखेंगे सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर कौन था। तो सती प्रथा के समाप्त करने वाला प्रथम गवर्नर जो था वह लॉर्ड विलियम बेंटिक था। आगे कि मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेज़ों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। आगे देखेंगे ठगी प्रथा का अंत एवं शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ठगी प्रथा पर और शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। आगे कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको बोला जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो था वह चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। आगे देखेंगे कि भारतीय रेलवे का जनक किसको माना गया है। भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। 1853 ईस्वी में भारतीय रेलवे का आविष्कार किए थे। आगे 1854 ईस्वी में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया। यह जो डाक टिकट था यह किसके द्वारा प्रचलन किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे कि तार सेवा की शुरुआत किसने किया था। यह भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया तार सेवा की शुरुआत। और भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा किसके द्वारा शुरू किया गया। यह भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया प्रतियोगिता परीक्षा को भी। आगे है कि बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किसने किया था। तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना जो था वह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय। आगे देखेंगे कि 1878 में
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। यह प्रेस एक्ट जो था वह लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। आगे देखेंगे 1881 में सर्वप्रथम भारत में नियमित जनगणना किसके द्वारा करवाया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा नियमित जनगणना करवाया गया भारत में 1881 में। आगे के 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया? तो ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। आगे देखेंगे आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया था। 1906 में। आगे देखेंगे भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? तो 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाया गया था। आगे है कि तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। आगे है कि रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है वह 1919 में पारित हुआ था। आगे है कि जालियांवाला बाग जो अमृतसर में है वो हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे देखेंगे चौरा चौरी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह कांड कब हुआ था? चौरा चौरी जो हुआ था 1922 में, जालियांवाला 13 अप्रैल 1919 में। आगे है कि कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी? तो यह सूरत अधिवेशन 1907 में पड़ा था कांग्रेस में फूट। यह 2 भागों में विभक्त हो गया था। आगे देखेंगे एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया था? एम.एन. राय ने। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो था वो 1921 में किया गया था। आगे देखेंगे साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा था? साइमन कमीशन 1928 में बम्बई पहुंचा। आगे है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय कहाँ खोला था? तो अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय 1882 ईस्वी में खोला था। आगे देखेंगे कि गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आगे है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे देखेंगे महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? तो 25 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। आगे कि भारत सरकार अधिनियम पास किया गया था। भारत सरकार अधिनियम कब पास किया गया? तो यह अधिनियम 1935 में पास किया गया था। आगे सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। आगे देखेंगे कि लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की कब किया गया? तो 1940 में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग किया गया लाहौर अधिवेशन में। आगे है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 ईस्वी में जो था उस समय क्रिप्स मिशन भारत आया था। आगे है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन जो है वह भारत आया था। आगे देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आगे देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो था वह चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। आगे देखेंगे कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली जो थे लेबर पार्टी के संस्थापक थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आगे देखेंगे कि 1857 ईस्वी के क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? तो 1857 के क्रांति के समय मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। आगे है कि लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की थी? तो 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। आगे है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था?
तो लॉर्ड पामस्टर्न जो था वो 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। आगे देखेंगे कि बिना ताज के बादशाह किसको बोला गया है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज के बादशाह कहा जाता है। आगे है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल जो था वह द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। आगे देखेंगे दास प्रथा को अवैध घोषित कब किया गया, तो 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। आगे देखेंगे विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, विवेकानंद के बचपन के नाम जो था वह नरेंद्र नाथ था। आगे के 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल था। आगे कि 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी पहली बार और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो यह बेलगांव अधिवेशन में बने थे। कर्नाटक में है बेलगांव, उस समय बने थे 1924 में महात्मा गांधी पहली बार और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। आगे है कि बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अगला है कि पिंडारियों का उन्मूलन किया गया कब, किसके द्वारा, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा पिंडारियों का उन्मूलन किया गया। आगे है कि इलाहाबाद के संधि कब हुआ था, तो 1765 में इलाहाबाद के संधि हुआ था। आगे देखेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसके द्वारा किया गया, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। आगे है कि प्रथम गोलमेज हुआ था, यह गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 में जो था यह गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। आगे है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन जो था वह प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय था। आगे है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी लंदन में जो था वहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था। आगे देखेंगे तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1932 में। यह गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो लंदन में। आगे है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। यह किसके द्वारा कहा गया, तो वीर सावरकर ने कहा था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। आगे है कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव किसने रखा था, कहाँ रखा गया पूर्ण स्वतंत्रता के मांग की प्रस्ताव, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया था। आगे देखेंगे कि चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन किसने बनाया था, चंडीगढ़ शहर का डिज़ाइन जो था ली कर्बूजियर के द्वारा बनाया गया था। आगे है कि गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल जो था वह गांधी जी को नंगा फकीर कहा था। आगे देखेंगे काला कानून कहा जाता है, काला कानून किसको कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। आगे है कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1905 में। आगे है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 मुंबई में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो जो 1885 में मुंबई में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे मोपला विद्रोह मालाबार जो केरल में स्थित है वह कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। आगे कि अहोम विद्रोह, अहोम कहाँ है, असम में। यह विद्रोह कब हुआ था, तो 1828 में अहोम विद्रोह असम में। कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था, तो पंजाब में हुआ था कुक्का आंदोलन। आगे देखेंगे गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था, तो चंपारण सत्याग्रह में 1917 में किया था प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग। आगे कि 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी का पूर्ण स्वराज की मांग क्या थी, तो 1906 में दादा भाई नौरोजी का पूर्ण स्वराज का मांग था कलकत्ता में। आगे कि बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, तो पी मित्रा के द्वारा बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया गया। आगे देखेंगे 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की थी। अभिनव भारत नामक संस्था किसने स्थापित किया था, तो बी डी सावरकर ने यह संस्था स्थापित किया था।
आगे देखेंगे कि महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से किसने सम्मानित किया था, कब सम्मानित किया गया था कैसर हिंद की उपाधि से, तो 1915 में सम्मानित किया गया था महात्मा गांधी को। आगे देखेंगे कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। आगे है कि महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दी थी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। आगे है कि चौरा चौरी कांड से दुखित होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ था, तो 1922 में। आगे है कि 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी की स्थापना की, तो स्वराज पार्टी की स्थापना की, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर के। आगे बात करते हैं कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बना था, तो जॉर्ज यूलो जो था वो कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष बना था, यानी प्रथम अंग्रेज था जॉर्ज यूले। आगे देखेंगे भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसका है, तो आर्य समाज के द्वारा यह नारा दिया गया। आगे है कि भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा गया है। आगे है कि भारतीय पुण्य जागरण का पिता किसको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुण्य जागरण का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला गया है, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे है कि भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना। आगे बात करते पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे, तो पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता जो थे वो चौधरी रहमत अली थे। आगे है कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, तो यह दांते के द्वारा लिखा गया पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी। आगे है कि सर्वप्रथम पूर्ण जागरण का प्रारंभ कब हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो इटली में हुआ था सर्वप्रथम पूर्ण जागरण का प्रारंभ। आगे देखेंगे आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक किसको बोला गया है, तो मैकियावेली के आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक कहा जाता है। आगे है कि द प्रिंस के लेखक कौन है, तो मैकियावेली जो थे वह द प्रिंस के लेखक थे। आगे है कि द लास्ट सपर और मोनालिसा के चित्रकारी है, तो द लास्ट सपर और मोनालिसा के जो चित्रकारी है वह लियोंद्रे दा विंची के द्वारा किया गया चित्रकारी है। आगे कि द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है, द लास्ट जजमेंट जो है वह माइकल एंजल की कृति है। आगे बात करते हैं कि मेडोना चित्र की चित्रकार कौन है, तो यह राफेल जो है वह मेडोना चित्र के चित्रकार हैं। आगे है कि रोमियो एंड जूलियट अमर कृति है, किसकी है, तो शेक्सपियर के अमर कथा है रोमियो और जूलियट। आगे है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत। आगे है कि अमेरिका की खोज किसने किया था, तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। आगे है कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो मैगलन जो था वह प्रथम व्यक्ति थे। मैगलन स्पेन के व्यक्ति हैं जो समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगा चुके हैं। आगे है अमेरिका के मूल निवासी कौन थे, तो रेड इंडियन जो थे वह अमेरिका के मूल निवासी थे। आगे कि अमेरिका को पूर्ण स्वराज कब मिली थी, तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिला था। आगे कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज यूलो जो थे वो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। सर्वप्रथम प्रजातंत्र की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना तथा मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला देश कौन है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका है। आगे कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान 1779 ईस्वी में लागू हुआ था, कहाँ लागू हुआ था, तो यह संविधान जो है वो अमेरिका में लागू हुआ था। आगे देखेंगे कि लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस के राज्य क्रांति कब हुआ था, तो यह 1789 में हुआ था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस के राज्य क्रांति। आगे देखेंगे कि माप तौल के दशमलव प्रणाली किसकी देन है, तो यह फ्रांस की देन है। माप तौल के जो दशमलव प्रणाली है वो फ्रांस की देन है। आगे देखेंगे कि लिटल कार्पोरल के नाम से किसको जाना जाता है, तो नेपोलियन को लिटिल कार्पोरल के नाम से जाना जाता है। आगे देखें नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, तो कार्ले बोनापार्ट जो था
वो नेपोलियन के पिता के नाम था। आगे कि सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो नेपोलियन ने कहा था कि इंग्लैंड जो है वो बनियों का देश है। आगे है कि लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने किया था? गैरीबाल्टी के द्वारा लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किया गया था। आगे है कि बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? तो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। आगे है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स जो है वह दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। आगे है कि दुनिया के मजदूर एक हो, यह नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने यह नारा दिया कि दुनिया के जितने मजदूर हैं वो एक हो। आगे है कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो कार्ल मार्क्स जो था जर्मनी के शासक, वो वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक था। आगे है कि आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना जाता है? तो स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। आगे है कि मदर के रचनाकार कौन है? मैक्सिम गोर्की जो है वह मदर के रचनाकार हैं। आगे है कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ था। वह जो क्रांति था सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में आया था। आगे देखेंगे कि इतिहास प्रसिद्ध 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ वह 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। यह युद्ध इतिहास में प्रसिद्ध युद्धों में से एक है। आगे देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या जो था वह प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। आगे कि चीन का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? चीन का राष्ट्रपिता जो था वह डॉक्टर sun यat-sen को कहा जाता है। आगे है कि यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा गया है। आगे है कि इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? तो कुस्तुनतुनिया जो था वह इस्तांबुल का पुराना नाम था। आगे है कि फासिज्म का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो मुसेलिनी को फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है। आगे कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था एक राष्ट्र एक नेता का नारा। आगे है कि माई कैम्प यानी मेरा संघर्ष, यह जो आत्मकथा है किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह हिटलर के द्वारा लिखा गया था। माई कैम्प यानी मेरा संघर्ष आत्मकथा। आगे देखेंगे जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन हुआ था? तो साम्राज्यवाद का शिकार जो था वह चीन हुआ था। आगे कि पीत आतंक के नाम से संबोधित किया जाता है। पीत आतंक के नाम से किसको संबोधित किया जाता है? तो जापान को संबोधित किया जाता है पीत आतंक के नाम से। आगे कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर हमला करना जो था वह द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। आगे देखेंगे कि म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था। तो 1938 ईस्वी में म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था। आगे है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट जो था वह द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति था। आगे देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान जो था वह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1985 में हुआ था। आगे जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित गठित आयोग का क्या नाम था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से गठित आयोग का नाम था हंटर समिति। आगे देखेंगे कि धन निष्कास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था धन निकास सिद्धांत के प्रतिपादन। आगे कि स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। आगे देखेंगे अमेरिका का गांधी किसको कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी कहा गया है। आगे है कि चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर sun यat-sen जो थे वह चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे देखेंगे कि भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता कब हुआ था? तो भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था वह 20 अप्रैल 1954 को हुआ था। आगे देखेंगे कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी?
तो रूस में बोल्शेविक क्रांति जो थी वह 7 नवंबर 1917 को हुआ था। आगे है कि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था, तो जर्मनी ने किया था। आगे है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक जो हुआ था उसमें भाग कौन लिया था, तो उस प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश भाग लिया था। आगे देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था उसमें कितना देश भाग लिया था, तो उसमें 61 देश भाग लिया था। आगे देखेंगे 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम का नाम क्या था, उसका नाम था फैट मैन। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था लिटिल बॉय। आगे देखेंगे वाटरलू जो फ्रांस का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, वाटरलू जो फ्रांस का युद्ध हुआ था वह 1815 में हुआ था। आगे देखेंगे वर्साय के संधि कब हुई थी, तो 28 जून 1919 को वर्साय के संधि हुआ था। आगे है कि चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 19 सितंबर 1942 को चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। आगे है कि फ्यूहर शब्द प्रयुक्त हुआ है, यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यह शब्द जो है वह हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे है कि तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। आगे है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, मुस्लिम अध्यक्ष में देखेंगे बदरुद्दीन तैयब जी को। आगे बात करते हैं कि हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है, तो ए.ओ. हुम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। आगे है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन था, तो बिबियन डेरेजियो जो थे वह यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। आगे है कि 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। यह समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना। आगे बात करते हैं कि जहाँ शाहजहाँ ने खान खाना की उपाधि प्रदान की थी, यह उपाधि जो है वह महावत खान को दिया गया था। आगे है कि पुराणों की कुल संख्या कितना है, तो पुराणों की कुल संख्या जो है वो 18 है। पुराणों की कुल संख्या जो है वो 18 है। आगे है कि बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानी का वर्णन कहाँ मिलता है, तो जातकों में जो है वो बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानी मिलता है। आगे है कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया है। आगे है कि भारत में रोमन सिक्का कब प्राप्त हुआ, तो भारत में रोमन सिक्का जो प्राप्त हुआ वो अरिकमेडु यानी पांडिचेरी के पास से प्राप्त हुआ। आगे है कि कृषि एवं पाहिया का आविष्कार हुआ था। कृषि एवं पाहिया का आविष्कार जो था वह नवपाषाण काल में हुआ था। आगे आग का आविष्कार कब हुआ था, तो यह पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। आगे कि जूते हुए खेत और ईंट पर अलंकरण कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। आगे कि बृहत स्नानागार एवं आनागार कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। आगे कि चावल के दाने कहाँ मिले थे, तो लोथल और रंगपुर से चावल के दाने मिले थे। आगे है कि घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, सुरकोतदा एवं कालीबंगा से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता में आग में पकी हुई मृदा मोहरों को क्या कहा जाता है, तो इसको टेराकोटा कहा जाता है। आगे कि सैंधवकालीन समाज कैसा था, तो यह मातृसत्तात्मक समाज था। आगे कि आर्यों की भाषा क्या थी, तो इसका भाषा था संस्कृत। वैदिक सभ्यता कैसी थी, तो एक ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। आगे है आर्यों का समाज कैसा था, तो यह पितृ प्रधान समाज था। आगे है ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, तो ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी जो है वह सरस्वती को माना गया है। आगे देखेंगे कि दशराग्य युद्ध यानी 10 सुदास एवं 10 जनों के बीच जो लड़ा गया युद्ध है वह कहाँ हुआ था, तो पारूसनी जो रावी नदी के तट है वहाँ पे हुआ था दशराग्य युद्ध। आगे देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं वह गुजरात में खोजे गए हैं। आगे कि भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन है, तो सांख्य दर्शन जो है वो भारत के सबसे प्राचीन दर्शन है।
आगे है कि ऋग वैदिक कालीन वनस्पति के देवता कौन थे? तो सोम को ऋग वैदिक कालीन वनस्पति के देवता कहा जाता है। आगे है कि सबसे प्राचीन ऋग वैदिक देवता है। तो सबसे प्राचीन जो ऋग वैदिक देवता है वह घव है, यानी आकाश के जो देवता है वह सबसे प्राचीन देवता है। आगे सिंधु सभ्यता में सोना तथा चांदी आयात किया जाता था। तो सोना और चांदी जो आयात होता था वो अफगानिस्तान और ईरान से होता था। आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता में टीन तथा सीसा का आयात कहाँ से किया जाता था? तो टीन अफगानिस्तान से और सीसा ईरान से आयात किया जाता था। आगे है कि सैंधव सभ्यता के लोग लाजवर्द का आयात करते थे। तो लाजवर्द का आयात जो है वो मेसोपोटामिया से किया जाता था। आगे है कि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो यह बदरायन को जाना जाता है उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक के रूप में। आगे देखेंगे कि जैन तीर्थकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान कौन था? तो नयचंद्र जो था वह सबसे अच्छा विद्वान था जैन तीर्थकरों में। आगे है कि जैन धर्म से संबंधित कला है। तो मथुरा कला जो है वह जैन धर्म से संबंधित कला है। आगे है कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहा गया है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो निरंजना नदी के किनारे हुआ था। निरंजना नदी जो है उसको अभी फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, यह गया में नदी है। आगे कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा था। तो बौद्ध धर्म जो था वह चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान दो भागों में बटा था। आगे देखेंगे कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। तो अनीश्वरवाद में समानता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। आगे कि तांजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर बृहदीश्वर मंदिर के निर्माणकर्ता राजराज प्रथम जो थे वह किस वंश के शासक थे? तो वह चोल वंश के शासक थे। आगे देखेंगे वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे? तो रामानुज जो थे वह वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे। आगे कि सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद की जीवनी किसने लिखा था? तो इब्न इसाक जो था वो पैगंबर मोहम्मद की जीवनी लिखा था। आगे देखेंगे मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ जो थे वह मगध वंश के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। आगे कि महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। बिंबिसार ने किसको भेजा था महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए? तो राजवैद्य जीवक को भेजा था महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने। आगे देखेंगे अजातशत्रु अनुयायी किसका था? तो अजातशत्रु जो था वह जैन धर्म के अनुयायी था। आगे देखेंगे सिकंदर की सेना पार करने से इनकार कर दिया था। ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था सिकंदर की सेना ने। आगे कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के गद्दी पर बैठा था। आगे कि बिंदुसार किसका अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। आगे देखेंगे जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा जाता है। आगे कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। आगे देखेंगे हाल एवं गुणाढ़ साहित्यकार कौन थे? हाल एवं गुणाढ़ साहित्यकार जो थे वो सतवाहन काल में थे। आगे कि सतवाहनों की भाषा प्राकृतिक थी और लिपियाँ कैसी थी? तो वह ब्राह्मी लिपि था। आगे देखेंगे हिंद यूनानी शासक मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागसेन यानी नागार्जुन से। आगे देखेंगे कि मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर का संग्रह कहाँ मिलता है? तो मिलिंद पन्नों में मिलता है मिनांडर के प्रश्न और नागसेन उत्तर का संग्रह। आगे है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में शुरू किया गया संवत जो है वह विक्रम संवत था। आगे है कि कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया संवत जो है वह भारत सरकार प्रयोग में लाती है, उसको क्या नाम है? उसका नाम जो है शक संवत रखा गया है। कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया संवत था और इस संवत को भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है अभी। आगे देखेंगे कनिष्क अनुयायी किसका था? तो महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म का अनुयायी था यह कनिष्क। आगे देखेंगे 510 ईस्वी के एरन अभिलेख है। तो भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया अभिलेख है एरन अभिलेख, यह 510 ईस्वी में लिखा गया था। आगे देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 630 ईस्वी में हराया था। तो नर्मदा नदी के किनारे जो था
वह पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 630 में हराया था। आगे देखेंगे नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध कौन था, तो नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश। आगे है कि मलिक कफूर सेनापति किसका था, तो मलिक कफूर जो था वह अलाउद्दीन का सेनापति। आगे कि अपनी युद्ध विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में निर्माण किसका करवाया था, तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था अपनी युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने। आगे है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण। आगे देखेंगे नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक जो था वह नहरों के निर्माण कराने वाला पहला शासक था। आगे है कि इटली यात्री निकोले कांटी विजयनगर की यात्रा पर कब आया था, तो देवराय प्रथम के काल में आया था निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर। आगे देखेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए थे, तो मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। आगे है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया किसका शिष्य थे, तो बाबा फरीद के शिष्य थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। आगे है कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानुज जो थे वह कबीर के गुरु थे। आगे देखेंगे कबीर के उपदेश को क्या कहा जाता है, तो कबीर के उपदेश को शबद कहा जाता है। आगे है कि बाबर ने पहली बार तुगलमा नीति युद्ध में तोपखाने का प्रयोग कहाँ किया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। आगे देखेंगे खनवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने उपाधि धारण की थी, तो खनवा के युद्ध जब जीता था बाबर तो उस समय गाजी की उपाधि धारण किया था। आगे है कि मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता कौन है, तो बाबर जो था वह मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता था। आगे है कि डाक प्रथा का प्रचलन करवाया था, तो शेर शाह ने डाक प्रथा का प्रचलन करवाया था। आगे दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो बीरबल जो था वह दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक था। आगे देखेंगे अकबर को कहाँ दफनाया गया, तो अकबर को सिकंदरा यूपी के पास है वहाँ दफनाया गया था। आगे है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहाँ के द्वारा मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया। आगे है कि आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहाँ की पुत्री थी जहाँ आरा, उसने आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे है कि आगरा की मोती मस्जिद का तथा दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण, आगरा में मोती मस्जिद और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहाँ ने करवाया था इन दोनों मस्जिदों का निर्माण। आगे देखेंगे कि जहांगीर के काल में सिंह अस्पा और दो अस्पा का क्या था, तो यह सवार पद था, मतलब घोड़सवार पद जो था उसको सिंह अस्पा और दो अस्पा बोला जाता था। आगे कि 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना की थी, तो फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में पांडिचेरी की स्थापना की थी। आगे देखेंगे बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेज सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो जो था वह 1764 के युद्ध में बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज के सेनापति था। आगे देखेंगे 1760 के युद्ध के वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हुए थे। इसमें अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था, तो सर आयरकूट के द्वारा अंग्रेज का नेतृत्व किया गया था। आगे कि संगत, धर्मशाला एवं पंगत लंगर को चालू करवाने वाले कौन थे, संगत मतलब धर्मशाला और पंगत मतलब लंगर को चालू करवाने वाला गुरु नानक थे। आगे देखेंगे कि अमृतसर जलाशय के बीच में हरमंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया था, तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था हरमंदिर का निर्माण। आगे है कि गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान तथा कार्यस्थली कहाँ थी, तो इनका निवास स्थान आनंदपुर साहिब और कार्यस्थली पावती थी। आगे है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली जो था उसके द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाया गया था। आगे देखेंगे 1824 के बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था। यह सैन्य विद्रोह जो था वह लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। आगे के 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। आगे देखेंगे दास प्रथा का उन्मूलन किसने करवाया था, तो लॉर्ड एडिनबरो ने 1842-44 में दास प्रथा का उन्मूलन करवाया था। आगे कि नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। आगे के 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना किया था। आगे कि व्यापगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर राज्य विलय नीति अपनाई गई थी,
यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। आगे कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी। आगे देखेंगे भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी। तो लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा 1865 में टेलीग्राफ सेवा शुरू किया गया था। आगे कि 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। आगे देखेंगे भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। आगे कि द्वैध शासन 1765 ईस्वी में, इसकी व्यवस्था लागू किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा यह व्यवस्था लागू किया गया था। आगे देखेंगे हस्तक्षेप नीति किसने अपनाया था? तो सर जॉन शोर के द्वारा अपनाया गया था हस्तक्षेप नीति। आगे कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया आनंद मठ। आगे देखेंगे कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह लॉर्ड कर्जन का है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है।